मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। क्लासेस बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी हैं। कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स थी, घर पे मैरिज थी, देन कुछ और भी सीरियस प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई। अब मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट कंटिन्यू आपकी वीडियोस क्लासेस चलती रहे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीपीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि 1908 का है। तो जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे डिक्री है, ऑर्डर है, इन सब के बारे में अपनों को उसका बेस पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि ये वर्ड है क्या। तो आज मैं आपका डिक्री के बारे में बताऊंगी, आज मैं आपको ऑर्डर के बारे में बताऊंगी कि ये डिक्री क्या है, कब ये डिक्री पास होती है, कब ऑर्डर आते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो आज ये हम सभी डिस्कस करेंगे। तो सभी जने अपने साथ बेरेक्स ले लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसके पहले हमें उसका नाम पता होना चाहिए, उसका कमेंसमेंट पता होना चाहिए, वो कहाँ पर अप्लाई होता है ये पता होना चाहिए। तो अपने पढ़ रहे हैं सीपीसी। सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रक्रिया संहिता, हिंदी में भी याद रख सकते हैं, इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। ये 1908 का है। सीपीसी क्या है, 1908 का है और ये 1908 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपनों को पता होना चाहिए कि इसका एक्ट नंबर क्या है। इसका एक्ट नंबर क्या है, तो एक्ट नंबर इसका 5 है। एक्ट नंबर क्या है, 5 है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, या कभी अपने कोई ऐसा सिविल का एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका नाम ना देकर क्या होता है, उसका एक्ट नंबर दे दिया जाता है कि एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। ठीक है, तो अपनों को जब ये ही नहीं पता होगा कि एक्ट नंबर 5 और 1908 किसका है, तो अपने अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सिविल की बात कर रहा है। इसलिए अपनों को एक्ट नंबर एंड इसका सन भी अपनों को पता होना चाहिए। उसके बाद अपने बात करते हैं कि सेक्शन 1 जो है, सभी एक्ट्स का सेक्शन 1 जो है उसके बारे में बताता है कि इसका नाम क्या है, ये कब आया, ये कहाँ पर अप्लाई होता है। तो सीपीसी 1908 अपनों ने देखा कि संक्षिप्त नाम इसका ये है, शॉर्ट टाइटल। एक्सटेंट कहाँ है इसका, एक्सटेंट कहाँ है इसका, होल ऑफ इंडिया में है, मतलब संपूर्ण भारत पर है। लेकिन क्या है, नागालैंड जो राज्य है, नागालैंड राज्य और असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर, असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सीपीसी का एक्सटेंट कहाँ है तो आपको बताना है ये होल ऑफ इंडिया पर है, एक्सेप्ट जम्मू एंड एक्सेप्ट नागालैंड स्टेट एंड असम के कुछ ट्राइबल्स एरिया हैं, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता। उसके बाद इसका कमेंसमेंट कब आया, उसके बाद इसका कमेंसमेंट कब आया, तो ये अपनों को पता होना चाहिए। इसका कमेंसमेंट आया 1 जनवरी 1909। मतलब बन तो ये 1908 में गया था, लेकिन इसका कमेंसमेंट कब हुआ, मतलब ये चलन में कब आया, तो 1 जनवरी 1909 को ये पूरे भारत में चलने लग गया। पहले जब था जम्मू एंड कश्मीर पर ये अप्लाई नहीं होता था, लेकिन 2019 से ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होने लग गया। ये तो है सीपीसी का बेसिक। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ कि डिक्री क्या होती है। अपने पढ़ते हैं डिक्री, है ना, जब भी अपने है ना कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है, डिक्री दी जाती है। ठीक है, तो ये डिक्री है क्या। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि डिक्री क्या होती है, तो जब कोर्ट का सारा प्रोसीजर हो गया, ट्रायल्स हो गई, जजमेंट आ गया, मान लीजिए जजमेंट कितना है, 30 पेजेस का है। ठीक है, जो निर्णय है वो 30 पेज का है। अब इन 30 पेज को एक या दो पेज में ब्रीफ में बताना कि इन 30 पेजेस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, क्या जजमेंट दिए, उनको एक पेज में बताना, वो क्या होता है, डिक्री होता है। डिक्री मीन्स एक पेज का जो भी उस पूरे केस का कंक्लूजन है, माने तो कंक्लूजन क्या हो दिया, एक पेज में दे दिया, वो क्या होती है, डिक्री होती है। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि डिक्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर तो मान लीजिए बहुत सारे पेजेस में हो सकते हैं, लेकिन डिक्री क्या होती है, ओनली एक पेज में होती है। अब यहाँ पे डिक्री की जो डेफिनेशन है वो बहुत से स्टूडेंट्स को याद नहीं होती, तो अब जो मैं आपको वे बताऊंगी कि इस डेफिनेशन को कैसे याद करना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप बेरक जो है आपके पास, उसमें सेक्शन 2 देखिए। सेक्शन 2 जब अपने पढ़ते हैं वो डेफिनेशन क्लोज का पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला क्लोज है वो कोड के बारे में बताता है कि ये संहिता क्या है। ठीक है, ये कोड मतलब ये संहिता क्या है, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोड के अंदर क्या आते हैं, अपने रूल्स आते हैं। ठीक है, तो इतना ही अपनों को याद रखना है कि कोड के अंदर क्या आते हैं, रूल्स आते हैं। उसके बाद जब 2 पढ़ते हैं उसमें आती है डिक्री।
टू वन कोर्ट टू डिक्री। देखिए डिक्री में सबसे पहले एक लाइन दी है, उस लाइन को अलग कर लीजिए, या मैं आपको नंबरिंग बताती हूँ, आप उस नंबरिंग से बनाइए कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। मतलब डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ कोर्ट, मतलब जो कोर्ट के फॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं उसके एडजुडिकेशन के बारे में, मतलब कोर्ट ने जो न्यायिक निर्णय दिया है उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया उसकी अब एक एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्ति जो दी है वो एक डिक्री के रूप में दी है। तो सबसे पहले एक लाइन याद रखनी है कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, नंबर 1। सेकंड नंबर कहता है कि जहां कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले कोर्ट से संबंधित है। नंबर 2 कि जहां कि उसे अभिव्यक्त करने वाले मतलब जिस कोर्ट ने उसे एक्सप्रेस किया है, अभिव्यक्त मतलब बाय रिटन, ठीक है, अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। सबसे पहले नंबर हो गया कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। नंबर 2 जो उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, क्योंकि जो कोर्ट उसे देगा वही तो उसका मेन कोर्ट हो गया ना, तो मतलब जिस कोर्ट ने उसको अभिव्यक्त किया है वो उस कोर्ट से संबंधित है। नंबर 3 कहता है कि जो वाद में के सभी या किन्हीं, मतलब एक सूट है उसमें या तो सभी जो विवादग्रस्त सब्जेक्ट है या कुछ के बारे में, ठीक है, तो जो वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में क्या करते हैं, पक्षकारों के अधिकारों का, अंडरलाइन कीजिए, पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण कर देता है। मतलब जो उस सूट में जो भी पार्टीज हैं उनके राइट्स का, जो उनके राइट्स का है उनका कंक्लूजन करता है, मतलब निश्चायक रूप से उनको क्या कर देता है, अवधारित कर देता है, फाइनल कर देता है। 3 लाइनें होगी। सबसे पहले क्या हुआ कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। नंबर 2 जो उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। नंबर 3 जो वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में क्या करता है, पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। नंबर 3 लाइनें होगी। नंबर 4 कहते हैं, अब यहाँ पे क्या चीज आती है, ये 3 लाइनें तो इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अब नंबर 4 पे जो ये बताता है, ये अपनों को बताता है कि डिक्री 2 टाइप से हो सकती है, डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है एंड डिक्री फाइनल भी हो सकती है। तो अगर अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्री के टाइप्स कितने होते हैं, तो डिक्री प्रिलिमिनरी भी होती है एंड डिक्री फाइनल भी होती है, प्रारंभिक भी होती है, अंतिम भी होती है। तो नंबर 4 पे अपनों को ये पता चल गया कि डिक्री 2 टाइप से होती है, ठीक है। फिर अब आगे क्या कहते हैं, फिर आगे आपको लिख सकते हो कि इस डिक्री के अंतर्गत क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो नंबर 5 लगा लीजिए कि यह समझा जाएगा कि, यहां से नंबर 5 स्टार्ट हो गया, यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना आता है। देख लीजिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना आता है। एंड सेकंड 144, जो सेक्शन 144 है, मतलब जो प्रस्तावना की एप्लीकेशन है 144, उसके बारे में बताता है कि 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है। मतलब डिक्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये चीजें बता दी कि इसमें वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और सेक्शन 144 के अधीन, सेक्शन 144 के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण आता है, ठीक है। अब ये बता दी, किंतु इसके अंतर्गत अब नेक्स्ट बता देते हैं कि पहले तो बता दिए इसमें क्या इंक्लूड है, अब बताते हैं कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं है। तो 2 चीजें फिर ये बताएंगे कि अब इसके अंतर्गत क्या क्या नहीं आता। तो ये बताते हैं कि इसके अंतर्गत न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा, मतलब पहले तो इन्होंने कह दिया कि ऐसा न्याय निर्णय जिसकी न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, लेकिन अब ये क्या कहते हैं कि इसके अंतर्गत न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा, न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। मतलब कि ऐसा कोई जजमेंट नहीं आएगा जिसकी अपील कैसे होती है, ऑर्डर की अपील की तरह होती है। मतलब जो ऑर्डर की अपील होती है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। एंड बी क्या कहता है, एंड बी कहता है कि न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा। मतलब कि क्या कह दिया कि एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, मतलब कि व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई भी ऑर्डर इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ये सिंपल सी डिक्री की डेफिनेशन थी। जैसे कि वापस से अपने रिवाइज करते हैं कि इसमें कितने पॉइंट्स बने। नंबर 1 में बना कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। नंबर 2 जो वाद में कि सभी जो जहां तक कि अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। नंबर 3 जहां की
जो वाद में कि सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों से संबंधित है। ठीक है, नंबर 4 में बता दिया कि डिक्री के 2 टाइप्स होते हैं, प्रिलिमिनरी और फाइनल। नंबर 5 इन्होंने बता दिया कि इसके अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होता है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और 144 के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण आता है। ठीक है, नंबर 5 हो गया। नंबर 6 ये कहते हैं कि इसके अंतर्गत क्या नहीं आता, तो इन्होंने कहा कि ऐसा न्याय निर्णय नहीं आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। एंड सेकंड उन्होंने बता दिया कि व्यतिक्रम के लिए खारिज कोई आदेश इसमें नहीं आएगा। तो ये डिक्री की डेफिनेशन है। फिर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसमें ये बताया कि प्रिलिमिनरी डिक्री कौन सी होती है एंड फाइनल डिक्री कौन सी होती है। तो समझिए कि प्रिलिमिनरी डिक्री मतलब प्रारंभिक, मतलब शुरू में ही जो दे दी, प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, मतलब शुरू में ही जो इन्होंने बता दिया वो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। मतलब कि अभी आगे और कार्यवाही बाकी है, लेकिन जब तक वो कार्यवाही कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप इसको माने। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी डिक्री होगी। फाइनल क्या होता है कि जब कोर्ट की सारी प्रोसीजर हो गई उसके बाद लास्ट में कुछ इन्होंने कह दिया तो वो ही मानना पड़ेगा। आगे तो अब कार्यवाही बाकी है नहीं, लास्ट टाइम था, लास्ट टर्म पे खड़े हैं, लास्ट पोजीशन पे है, तो वो जो लास्ट में इन्होंने बता दिया वो फाइनल डिक्री होगी। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन में प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री के बारे में बता दिया कि अभी कार्यवाही बाकी है और उससे पहले ही दे दिया तो प्रिलिमिनरी डिक्री, एंड लास्ट में दे दिया कि कंप्लीट प्रोसीजर हो चुका है अब उन्होंने दे दी तो वो फाइनल डिक्री होगी। ठीक है, तो ये होती है डिक्री। देन अपने 214 में पढ़ते हैं ऑर्डर। निकाल लीजिए 214 जो सेक्शन 2 का 14 क्लोज है ऑर्डर, वो निकाल लीजिए। ऑर्डर में क्या कहते हैं कि सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है, मतलब जो डिक्री नहीं है उसके अलावा जो भी ऑर्डर दे दिया वो क्या माना जाएगा, आदेश में काउंट होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको कुछ ऐसे डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस बताती हूँ जो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए कि डिक्री के 2 टाइप्स होते हैं। अपनों ने पढ़े, अभी डेफिनेशन में अपना क्लियर कर दिया था कि डिक्री के 2 टाइप्स होते हैं, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। लेकिन ऑर्डर में ऐसे कोई टाइप्स नहीं होते। ठीक है, ऑर्डर में ऐसे कोई टाइप्स नहीं होते। फिर लिखिए कि जो सभी डिक्रियां होती है वो अपील योग्य हो सकती है। मतलब जो डिक्री दे दी वो अपील योग्य हो सकती है, उनकी अपील कर सकते हैं। लेकिन जबकि आदेश में वही डिक्री अपील योग्य होती है जो सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 में बताएं। ठीक है, मतलब ऑर्डर की वही अपील होगी, किन की अपील होगी, जो सेक्शन 104 में और ऑर्डर 43 में बता दिया। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो डिक्री है उसकी सेकंड अपील क्या हो सकती है, डिक्री की सेकंड अपील हो सकती है, जबकि ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं होती। याद रखना है, डिक्री की तो सेकंड अपील हो सकती है लेकिन ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं हो सकती। ठीक है, फिर लिखिए कि डिक्री में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण होता है। डिक्री में अपनों ने पढ़ा कि पक्षकारों का निश्चयक रूप से अवधारण होता है, लेकिन जबकि आदेश में अधिकारों के अलावा भी अन्य अधिकारों के अवधारण की बात भी की जा सकती है। मतलब जरूरी नहीं है ऑर्डर में पार्टीज के बारे में ही हो, किसी भी ऐसे जो राइट्स हैं उनके बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, फिर लिखिए एक सूट में 2 डिक्री पास हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक सूट में एक ही डिक्री पास हो, कभी जैसे प्रिलिमिनरी डिक्री दे दी तो फाइनल डिक्री भी तो देंगे ना। तो एक डिक्री में क्या हो सकता है, एक सूट में क्या हो सकता है, 2 डिक्री भी हो सकती है। जबकि ऑर्डर में एक सूट में कितने भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है ऑर्डर 1 या 2 ही होंगे, कितने एक सूट में कितने भी ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डिक्री एंड ऑर्डर में ये डिफरेंसेस थे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये डिक्री की डेफिनेशन थी। एक और चीज़, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की दिक्कत आती है, इंग्लिश में भी डिक्री हिंदी में भी डिक्री, तो आखिर इस डिक्री को हिंदी में बोलते क्या हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं अनुज्ञप्ति। क्या बोलते हैं, अनुज्ञप्ति। हिंदी वाले स्टूडेंट याद रखें कि डिक्री को अनुज्ञप्ति भी बोलते हैं। तो ये डिक्री के बारे में था। ये डिक्री बहुत से स्टूडेंट को नहीं समझ आती, पढ़ने पे भी नहीं समझ आती, तो अगर आप इसको ऐसे पॉइंट्स में याद करेंगे तो ये डिक्री आप कभी नहीं भूलेंगे एंड आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।